ये जो ओम अच्छा का से मैं लगा उच्चारण दिया। करता हूँ ये सभी पार्टिसिपेंट को एक्लिमेटाइज इसको कर दुलार देती है। कर दिया, पकड़ कर इसको कट कट कर दिया। अब श्री गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। शिव जी की आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गा जी की का आवाहन। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। थैंक यू सर। विथ ड्यू परमिशन ऑफ अमिताभ जी, पिछली बार एक हमारे अरुण रॉय थे, वो हॉस्पिटल में थे, वहीं से प्रूफ मांग रहे थे, तो मैं विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू राम सर, राम मोहन सर, मैं शेयर कर रहा हूं। आज एक्चुअली जो कनाडा के जो अभी राजदूत हैं वो बोले जापान राजदूत से नेत्रहाट स्कूल के ही थे, तो अभी जो जस्टिन ट्रूडो साहब को मजबूर किया गया है उसमें उनका बहुत अच्छा रोल था। तो ये सब कुछ अंतरंग बातें मैं पब्लिक फोरम में नहीं बोल सकता हूँ सर, इसीलिए मैं उसमें हमें क्षमा मांगा उनसे। थैंक यू सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज की आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत थी। अभय कृष्णन से आप भी आ गए हैं, उनका स्वागत है। और भी सारे लोग आने चाहिए। अब देखें, हमने तो बहुत लोगों को खबर किया और टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, सब लोगों ने रुचि भी दिखाई है। प्रसाद साहब को भी फोन किया है, अभी तक आए नहीं, लेकिन हम लोग शुरू कर सकते हैं। खान साहब क्या बोलते हैं? अमृतबानी से आप शुरू कर दीजिए। उनको चंद्रेश्वर खान साहब की स्वागत करते हुए, ये मतलब ये राम मोहन साहब का स्वागत करते हुए। जी 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 हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय माननीय राम मोहन साहब का मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप राम भी हैं और मोहन भी हैं। तो राम और कृष्ण का साक्षात जहाँ संगम होता है, वहाँ रामायण का लीडरशिप और महाभारत और गीता का मैनेजमेंट वो आकर के मिल जाता है। तो इनसे मिलना ही, इस व्यक्तित्व को सुनना ही अपने आप में हमारे आयाम को
बढ़ाया जाता है। तो ऐसे शिखर पुरुष को नमन है, वंदन है, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हम लोगों को मौका दिया है कि जिसको सियत आसियत is always spontaneous and comes from the head and heart and analyze the situation so well that we can comprehend. जिसमें उनके नाउन को एडजेक्टिव्स लगाया जाए वो कम होगा। अच्छा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी हैं, नागेश जी हैं, विनय जी हैं, अभय कृष्णन जी हैं, अमिताभ जी, आप जो मेहनत कर लेते हैं, हम लोगों के लिए जो कष्ट करते हैं और ऐसे पर्सनैलिटी को मिलवाते हैं, सब लोग को मिलवाते हैं, सुनवाते हैं, इसके लिए ये अहोभाग्य है। हम बहुत धन्यवाद आपको देते हैं और अब आपसे आग्रह करेंगे कि सर को आप फॉर्मली आग्रह करें। प्रसाद साहब भी हमको लगता है कि व्यस्तता होगी, वो आ ही जाएंगे। सर को हम लोग अधिक से अधिक सुने, इन्हीं शब्दों के साथ होली की शुभकामना, और अब चैत का नवरात्र आ रहा है, उसकी शुभकामना। और अब जोशी साहब को देख रहे थे कि गुलाल लगा हुआ लग रहा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आभार। हम लोग तत्पर हैं सुनने के। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। और हम दोनों हाथ जोड़ करके अपने विद्वान राम मोहन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि हमें अपना ज्ञान प्रदान करें। हम सभी आपको सुनने के लिए बहुत व्याकुल हैं। आज जब हम इनको बात कर रहे थे इस विषय पर, कम से कम पौन घंटा हम लोग ने बात किया, और जो पौन घंटा में जो हम लोगों के सीने में आग लगी, जो भयंकर परिस्थिति हम लोग के सामने आ रही है। हालांकि टॉपिक जोशी जी का दिया हुआ था, लेकिन जो जो सीनरीज आधे घंटे में पौन घंटा में हमको राममोहन जी ने बताया, उसका केवल 1.100% हम खाली 4 भाषा में लिख करके भेजे, जिससे लोगों में इन्फ्लुएंस पड़े और रिएक्शन नहीं हो। ये वास्तविकता है। इंटरनल कंट्रोल, मेंटल स्ट्रक्चर जो ये लोग चेंज कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, सुप्रभाव पड़ेगा, ये भारत पर कैसा पड़ेगा और विश्व के लोगों पर कैसा पड़ेगा। बाप रे, इतना ज्ञान भगवान कभी कभी वो जैसे विवेकानंद जी को दिया था, वैसे इन लोगों को दिया है। उन लोगों मैंने समझ में नहीं आता है कितना ज्ञान कहाँ से आया, और हम लोग सोचने को मजबूर हो गए, हम पर्सनली। और अभी आप सुनने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाइएगा कि जो अभी दुनिया में हो रहा है उसका भविष्य कैसा है। इन्होंने एक बात कहा कि हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों के बाद में बच्चों का क्या होगा, ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये समझाएंगे हमारे इस वेबनाथ के महान आत्मा लोग, और हम लोग समझा के हम लोग तो चले जाएंगे। अब बाद में देखें ये लोग अमल करते हैं या नहीं। एंड वी विल हैव टू बी स्ट्रॉन्गर, एंड वी विल हैव टू बी प्रोटेस्टर, एंड वी विल हैव टू बी ब्रेव। अब बस खाली चुपचाप सो, चाहे हम लोग की उम्र जितनी भी हो गई, चुपचाप सोए रहने से नहीं चलेगा, और बहुत खतरनाक समय आ रहा है। वी शुड राइट। तो हम लोग अब उनको सुने। राम मोहन साहब को, सैमुअल जोसेफ, वेलकम फ्रॉम झारखंड। सैमुअल जोसेफ, आपका स्वागत है। आप नियम से सुन रहे हैं, और सुनिए, आज का तो ऐसा लेक्चर होगा जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। आप थोड़े देर बाद ही बोलेंगे, महसूस करेंगे। तो इनकी आवाज में जादू है। तो हम लोग सुने। तो राम मोहन साहब शुरू करें। पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। आ रही आवाज आपकी आ रही है।
आपकी आवाज आ रही है, हमारी नहीं आ रही थी क्या? नहीं, आवाज आ रही है जी, आपकी बड़ी अच्छी नहीं आवाज आ रही है। आपकी भी आवाज आ रही थी। हाँ, राममोहन साहब शुरू करें। अब शुरू करिए। जी, सब लोगों को प्रणाम। आज हम लोग दो तरह से मैं अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूंगा। एक तो है ट्रंप साहब ने पूरे भारत में, पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है। अच्छा किया या बुरा किया बाद में हम लोग सोचेंगे। अभी फिलहाल तो भारत के लिए जो वो कर रहे हैं उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तो भारत की चिंता नहीं है, अपनी चिंता है, वो भी ठीक बात है। उनकी चिंता में अगर भारत सहयोग दे तो भारत उनके लिए अच्छा है, और भारत कुछ नहीं कर सके तो भारत को वो नेग्लेक्ट कर दें। 2 महीने हो गए ट्रंप साहब को। 2-3 चीज हुई है दुनिया में। रशिया जो बहुत कमजोर हो गया था यूक्रेन वॉर के समय भी, अब वापस रशिया अपने ग्लोरी पर पहुंच गया। टू चैलेंज अमेरिका। अमेरिका पिछले 10-15 साल में बहुत आगे बढ़ गया था रूस से। अब जो है रूस अमेरिका को पकड़ लिया। भले वहाँ सरकार है, डिक्टेटरशिप है, पुतिन साहब भी 72 वर्ष के हो गए, उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, और उनके आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। आज के दिन में रशिया और अमेरिका लगभग एट पार हो गए। इसलिए कहते हैं कि यूरोप ने अमेरिका को एक झंझट में फंसा दिया यूक्रेन वॉर के चलते। बहुत करीब 1-1.5 साल पहले मैंने कहा था, मैं तो यूक्रेन जा चुका हूँ। यूक्रेन और रशिया एक ही लैंड है, एक ही भाषा, एक ही रिलीजन बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन होता है कंट्रीज में, लेकिन यूक्रेन और रशिया एक ही रिलीजन के हैं, वो भी रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। यूक्रेन का अपना चर्च नहीं है, उन लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च मानते हैं। यूक्रेन मानता है, इसका मतलब उसके निवासी भी मानते हैं। तो यूक्रेन का रिलीजन रशियन है और रशिया का रिलीजन भी रशियन। झगड़ा हुआ वेस्ट के इन्फ्लुएंस से। वेस्ट ने यूक्रेन को बहुत प्रोत्साहन दिया, रशिया से भिड़ जाओ। रशिया चाहे जो कुछ भी है, जो भी लड़ाई वड़ाई किया, उसको निगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए था। रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट को, कुछ करीब 20% लैंड अभी तक वो कैप्चर करके रखे हैं, 18 से 20%, और उसके आगे रशिया की जाने की इच्छा नहीं है। उनको जो मिलना था वो मिल गया। 2014 में उन्होंने क्रीमिया को अटैक करके रशिया के अंदर ले लिया था, वो करीब 13% लैंड था यूक्रेन का। अभी फिलहाल पुराने यूक्रेन का करीब 25 से 27% भाग रशिया ने ले लिया। वो उनके लिए जरूरी था, क्योंकि रशिया का एंटिटी अगर पावर रहे उसके लिए उसको लैंड की जरूरत थी क्रीमिया में और ईस्टर्न यूक्रेन में। ये अच्छी बात हो या खराब बात हो, लेकिन प्रैक्टिकल यही है कि रशिया को अपने को डिफेंड करने के लिए, अपने को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के लिए यूक्रेन का 20% और क्रीमिया का 13% जो था अपने में सिमुलेट कर लिया। इसकी मोरालिटी की बात नहीं है, ये उनकी रशिया की नेसेसिटी की बात है। इसमें निगोशिएटेड सेटलमेंट हो सकता था क्रीमिया के बारे में भी और ईस्टर्न यूक्रेन के बारे में भी, लेकिन यूरोप में और अमेरिका ने, स्पेशली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थे, डेमोक्रेट्स जो थे, वो नहीं चाहते थे कि सेटलमेंट हो। उन लोग चाहते थे लड़ाई, ब्लड, उनको चाहिए था ब्लड दिखे इसमें,
उन्होंने यूक्रेन को भिड़ा दिया रशिया के साथ इंस्टेड ऑफ नेगोशिएटेड सेटलमेंट। रशिया एक डिक्टेटरशिप है, उनको ब्लडी डिक्टेटरशिप कह सकते हैं कि अपने अपने पॉलिसी को बढ़ाने के लिए वो कोई भी हद तक जा सकते हैं, इवन शेडिंग ब्लड एंड टेकिंग ब्लड। ये जो आज की जो स्थिति है, यूक्रेन हार चुका रशिया से। जो नेगोशिएटेड सेटलमेंट का कुछ चांस था कि अपना रिट्रीव कर लेता, वो अब बंद हो गया। जो 20-25-26% जो यूक्रेन का है, रशिया का परमानेंट पार्ट हो। ये भी कह सकते हैं कि रशियन स्पीकिंग यूक्रेन जो है वो रशिया में चला गया। यूक्रेन एक डायलेक्ट है रशिया का, जैसे भोजपुरी या मगही होता है वैसे ही है। वो जो यूक्रेनियन डायलेक्ट बोलने वाले हैं, अब यूक्रेन रह गया। यूक्रेन में अब रशिया का पार्ट नहीं रह गया। ये फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है। आपको अच्छा लगे, दुनिया को अच्छा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस यूक्रेन वॉर में ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी और कुछ हद तक फ्रांस ने बहुत पैसा दिया यूक्रेन को लड़ाई करने के लिए। 1.5-2 लाख यूक्रेनियन मारे गए हैं और भी मरेंगे। पॉपुलेशन कम होता है तो रिसोर्सेस का बैलेंस बढ़ जाता है। जैसे कि 1 लाख रुपए अगर 50 आदमी में है, उससे अच्छा है कि 1 लाख रुपया 40 आदमी में। यूक्रेन का डिप्लीटेड पॉपुलेशन, रिसोर्सेज वही है और वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है वेस्ट यूरोप, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, कुछ हद तक ऑस्ट्रिया और हंगरी भी। तो एक तरह से ये लॉस हो गया है वेस्ट यूरोप को। बेसिक 92 में जब यूक्रेन अलग हुआ था, जब गोर्बाचोव ने डिक्री किया था कि 16 यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के 16 हिस्से बनेंगे, उसका स्पेसिफाइड स्पेकुलेशन था कि कोई भी स्टेट, सिसीलिंग स्टेट जो है, नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। अभी तक तो किसी ने नहीं ज्वाइन किया, लेकिन यूक्रेन पिछले 5 साल से, स्पेशली ये जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उन्होंने उस बॉन्ड को, उस एग्रीमेंट को तोड़ के यूक्रेन ज्वाइन करने की कोशिश की। अमेरिका ने प्रोत्साहित किया और यूक्रेन लड़ाई में घुस गया। खैर, यूक्रेन वॉर तो मोर और लेस खत्म हो गया है, निगोशिएशंस चल रहा है। अब रशिया स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, तो वो जो चाहेगा वही यूक्रेन को मिलेगा। यूक्रेन वाले लोग, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वेस्ट यूरोप लड़ते रह गए, इतना पैसा खर्च किया। हम समझते हैं कि $50 बिलियन का खर्चा, शायद ज्यादा भी, वो उनका वेस्ट हो गया टू अचीव नथिंग। पैसा जब वेस्ट होता है रॉन्ग थिंग्स में, आर्मामेंट्स में, तो कंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी कम हो जाती है। जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस तीनों में इकोनॉमिक धचका लगा है बहुत जबरदस्त। जर्मनी और इंग्लैंड दोनों रिसेशन में है। फ्रांस अभी लेवल पे है, लेकिन वो भी रिसेशन में जाएगा। कुछ देश अफेक्ट नहीं हुए हैं, जैसे इटली, जो राइटिस्ट गवर्नमेंट है। दूसरी जगह सब लेफ्टिस्ट या लिबरल गवर्नमेंट। ये तो इंटरनेशनल बात हमने कर ली। इंडिया के बारे में, इंडिया अमेरिका रिलेशंस को हम डिस्कस करें। मोदी साहब गए थे वॉशिंगटन मिलने ट्रंप से। मैंने पिछली दफा कहा था कि अनइनवाइटेड गए थे, क्योंकि बहुत सारे अनइनवाइटेड थे वहाँ पे। मैक्रोन गए थे और इजराइल के गए थे और भी बहुत, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर गए थे। सब लोग जानना चाहते थे कि ट्रंप क्या करना चाहता है। अननेसेसरी ट्रंप को इतना वैल्यू दे दिया कि उसी पर जैसे दुनिया रोटेट करती है,
सब लोग उसके पास पैर पड़ने या हाथ मिलाने या माथे पर आशीर्वाद देने अनइनवाइटेड गए थे। इससे ट्रंप को एक फायदा यह हुआ कि अपनी सुपीरियरिटी को मनवा लिया कि हम पावरफुल हैं, हम नए आए हैं, सब लोग मेरे पास आ रहे हैं। इंडिया को कोई फायदा नहीं मिला मोदी जी के वहां जाने, क्योंकि इंडिया पर वो टैरिफ का डंडा लगाया। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर 6 दिन के लिए गए थे वॉशिंगटन, वो भी थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग कर चुके अमेरिका से। कुछ टैरिफ वगैरह में कुछ उतना हार्श नहीं होगा, लेकिन अभी भी इंडिया को बहुत नुकसान है। इंडिया के जो प्रोग्रेस है जीडीपी का करीब 6-6.5% था, उसमें 1% चला जाएगा। मतलब कि अब इंडिया करीब 10 साल पहले का 5% ग्रोथ पर आ गया। ये सिर्फ अमेरिकन पॉलिसी के कारण। धीरे धीरे चेंज होगा। इंडिया को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। रशिया के साथ तो है ही, लेकिन लगता है कि अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए चाइना से इंडिया को कुछ म्यूचुअल कंसेशंस देना पड़ेगा, जिसके चांसेस हैं। चाइना भी बहुत ज्यादा, चाइना को 3% का ग्रोथ डेफिसिट हुआ है, इंडिया को करीब 1.5% का हुआ है। तो दोनों चाहेंगे कि किसी तरह से एक दूसरे से मिलके अमेरिका का जो चैलेंज है टैरिफ वाला, उससे उससे बच पाए। बस यही समाचार है। इंडियन पॉलिसीज धीरे धीरे चेंज हो रही है। ओवर डिपेंडेंस ऑन अमेरिका नहीं होगा। अमेरिका ने एक ऑफर किया था F-35 प्लेन, जो सबसे एक्सपेंसिव और सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है। इंडिया ने इंटरेस्ट दिखलाया, लेकिन बाद में ठंडे पड़ गए, क्योंकि F-35 फुली मेड प्लेन्स इंडिया लेके क्या करेगा? रिपेयर्स, मेंटेनेंस और बहुत सारे स्पेयर्स के लिए फिर से अमेरिका पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, जैसे डसॉल्ट कंपनी फ्रांस से जो राफेल आता है। तो अमेरिका इस पर नहीं माना। उन्होंने कहा कि F-35 अगर हम देंगे, अमेरिका में बन के जाएगा और अमेरिकन उसको इंडिया में मेंटेन करें। ये तो इंडिया कभी नहीं मानेगा कि फॉरेन मिलिट्री इंडिया में आके सो कॉल्ड इंडियन इक्विपमेंट को कंट्रोल करे। दैट मीन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को अमेरिका अपने पास खींचना चाहता था। तो जहां तक ये भी अंदाज है, ओपनली तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन F-35 का जो डील था वो वो होगा नहीं, कहा नहीं है। अमेरिका एक दफा और ट्राई करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जब तक नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब F-35 के पार्ट पूजा लाइए, यहाँ पर इंडिया में असेंबल कीजिए, इंडियन टेक्नीशियंस उसको असेंबल करेंगे, जो जैसा राफेल में अब हो रहा है। वो अमेरिका नहीं मानेगा, कहीं नहीं माना, कभी नहीं, किसी से नहीं माना है, तो इंडिया के लिए क्या मानेगा? तो इंडिया यूएस का रिलेशन जरा सा पहले जितना वार्म तो नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। बुरा इसलिए नहीं है कि अमेरिका में करीब 24 से 26% इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट जो है, दैट मीन्स MBA पढ़े हुए, टेक्निकल MBA पढ़े हुए लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं। गूगल चाहिए या देख लीजिए, किसी में बहुत सारी कंपनियों में इंडियन CEOs हैं। इसको अमेरिका रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका में ये टैलेंट पिछले 20 साल से उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। टेक्निकल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में वॉइड हो गया है, उसको फिर से बनाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक बार ट्रेंड अमेरिका में डिस एजुकेशन, एजुकेशन बट एट ए लोअर क्लास, उनका स्टैंडर्ड बन गया है। इसीलिए अमेरिका को इंडिया के नो हाउ, एक्सपर्टीज, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल मैनेजमेंट
H1B वीसा पर जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से कंसर्न वर्कर्स, उसके बिना अमेरिका का काम नहीं चलेगा। पहले एक महीने में उसने कहा कि इंडियंस को डिस्करेज करें, वीसा का रिस्ट्रिक्शन करें, नहीं आने दें, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से लगता है कि वो पॉलिसी चेंज हो गया है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि H1B वीसा नहीं देंगे इंडिया को, और कहीं से नहीं मिलने वाला। चाइना के बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। जो सक्सेसफुल इंडिया के टेक्नीशियंस या टेक्नोक्रेट्स हुए हैं, उनको सुंदर पिचाई नहीं मिला चाइना में। शॉर्ट में यही बात करना, वहाँ पर चाइना में बहुत लोग वहाँ काम करने गए, लेकिन करीब करीब सब वापस चले गए चाइना में, क्योंकि जम नहीं पाया अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका को उनकी नीड नहीं हुई। ये हमारे हिसाब से अमेरिका का रिलेशन कम से कम हमारे मतलब यहाँ के लोग उन पर रेस्ट्रिक्शन जो भी लगा हुआ है धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक चीज और कहनी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है अमेरिका में, एस्टिमेटेड है कि 6,40,000 नॉन डॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं अमेरिका में। तो ताज्जुब हमें विश्वास नहीं होता था, क्यों और विश्वास नहीं हुआ कि 10-15 साल पहले जब मैं फॉरेन सर्विस में था, उस समय ये फिगर 2-2.5 लाख की थी। बहुत दिनों से 1.5 लाख से 2 लाख होने में 10 बरस लगा था। उसके बाद लेकिन पिछले 10 बरस में 4 लाख इंडियंस अनडॉक्यूमेंटेड वहाँ का, करीब 2.5 लाख डॉक्यूमेंटेड गए हैं। डॉक्यूमेंटेड टू अनडॉक्यूमेंटेड 1:2 का रेशियो। अनडॉक्यूमेंटेड में सिर्फ टंकी मार के जाने वाले नहीं हैं, बहुत लोग जो टूरिस्ट वीसा पर, पेरेंट वीसा पर, फ्रेंड्स वीसा पर जो जाते हैं 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो रह जाते हैं वहाँ पर। 3-4 महीने में लोग भूल जाते हैं। अमेरिकी सरकार भी जरा लैक्स थी, ज्यादा तंग नहीं करती। तो पहले महीने में तो ट्रम्प साहब ने रिसेंटली इलीगल इमिग्रेशन को पकड़ के सबको अमृतसर और अहमदाबाद भेज दिया। उसके बाद से वहां से प्लेन नहीं आया है। मतलब वो शुरू में दिखलाना था ट्रम्प को, तब इंडियंस को नहीं चाहते हैं, वो उनका ठंडा हो गया। ये हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ तो फालतू लोग हैं, वहाँ गए थे, वहाँ नहीं रहेंगे, फिर यहाँ आके फालतू बन जाएंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक इंडिया का नाम जो है उतना बदनाम नहीं है आज, जितना 1 महीना पहले या 3 महीना पहले या 2 महीना पहले। तो अभी थोड़ा सा स्लो हो गया इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लाने का या वहां से भगाने का। इसमें 6 से 7 लाख जो है, उसमें करीब 1 लाख तो खालिस्तानी है। हम तो अमेरिका जाते हैं रेगुलरली, पहले कुछ सरदार दिखते थे, बहुत रिसेंटली बहुत सरदार दिख रहे थे। उन लोग को भगाना शुरू किया अमेरिका ने। खालिस्तानी जो है, जो पहले कनाडा में थे, कनाडा में जरा भुखमरी हो गई तो सब लोग अमेरिका भाग आए इलीगल्स। अब उनको पकड़ पकड़ के हिंदुस्तान भेजा जा रहा है या दूसरे कंट्रीज में भेजा जा रहा है। एक खालिस्तानी मूवमेंट जो है, एंटी इंडिया मूवमेंट, उसको भी बहुत बड़ा स्ट्राइक किया गया। और तो आप लोग कुछ पूछिए, कुछ डिस्कस करें क्या। हमने तो प्रेजेंट सिचुएशन बता दिया। एक चीज और कहनी थी कि पिछले हफ्ते एक समिट हुई थी दिल्ली में, जो सब जगह के सिक्योरिटी एडवाइजर्स, 125 देश के सिक्योरिटी एडवाइजर्स या उसके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, देखने के लिए कि अगले 10 साल में कहाँ कहाँ पर क्या क्या कंसर्न है। उसमें जनरली इंडिया ने लीड किया इस बात पर। इस्लामिक फोर्सेस का अनटेमिंग, दैट मीन्स उनको कंट्रोल नहीं कर पाया है वर्ल्ड पिछले 50 साल में,
भले ही अब थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन कुछ जिहादी कंट्रीज एंड ग्रुप्स हैं, उसमें पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, सीरिया, ये है। इन लोगों पर जरा सा ध्यान देगी वर्ल्ड को। कंसेंसस हुआ है कि कंट्रीज को वॉच किया जाए, इनका जो प्रॉब्लम है इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाए। जो सीरिया में प्रॉब्लम है वो सीरिया के अंदर ही रहे, टर्की में जो प्रॉब्लम है टर्की में ही रहे। वो अपना टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। इस पे सहमति हुई है, इस पर बहुत काम भी हो रहा है। इंडिया उस पर बहुत बड़ा लीडिंग रोल रहेगा। देखते हैं क्या होता है। इस इंटरनेशनल टेररिज्म का इंडिया में भी बहुत बड़ा रिपरकशन हुआ है। आपने देखा होगा कि भले आजकल सुनते होंगे कि यहाँ पर संभल में हो गया या बहुत जगह कुछ हो गया, यहाँ के जो जो इस्लामिक ग्रुप्स है बहुत एक्टिव हो गए पिछले 6-7 महीने। इसलिए एक्टिव हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान बिखर रहा है, और ये जो भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनको बहुत दुख लगता है। बहुत दुख हुआ है कि हिंदुस्तान ने या दुनिया ने पाकिस्तान की मट्टी पलीज कर, पाकिस्तान टूटने का कगार पे है। 2 साल लगेंगे, अभी 4 कंट्री बनेगा। ये हिंदुस्तानी मुसलमान को पसंद नहीं है, इसलिए बहुत एक्टिव हो रहा है। और लेकिन हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं वो काफी तैनात हैं। उसमें सबसे पहले जो बांग्लादेश से टोटल इन्फिल्ट्रेशन इनटू इंडिया 5 करोड़ का है, इसमें 1 से 1.5 करोड़ हिंदू हैं, 3 से 3.5 करोड़ मुसलमान हैं, जो मोस्टली आसाम में है, कुछ बंगाल में है, कुछ तो झारखंड, बिहार, जम्मू, कहाँ कहाँ है। रोहिंग्या करीब 1 लाख है, बहुत कम है, लेकिन रिसेंटली आए हैं पिछले 7-8 साल में, इसलिए उनको पहचानना बहुत इजी है। तो धीरे धीरे चुपचाप इन लोग को बाहर बाहर निकाला जा रहा है। सब लोगों को बस पर बैठा के, ट्रेन में बैठा के, गाड़ी पिकअप पे बैठा के बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद 1 लाख मारता है, उसको जाना ही पड़ेगा उस तरफ, वापस नहीं आ सकता। वो वन वे जो होता है, डायोड सिस्टम लगाया है इंडिया ने। जो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हो समझते होंगे कि डायोड में बिजली एक ही तरफ से चलती है, दूसरी तरफ नहीं आ सकती है। इंडिया ने डायोड प्रिंसिपल लगाया है कि जो बांग्लादेशी या अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं इंडिया में, वो जाए बांग्लादेश, पाकिस्तान तो नहीं जा सकते क्योंकि अब उसके लिए हमें बॉर्डर खोलना पड़ेगा। बांग्लादेश में धीरे धीरे भगाया जा रहा है, और ये रोहिंग्या प्रॉब्लम पहले खत्म होगा। अभी करीब जो 1 लाख रोहिंग्या हैं उनको, जो करीब ज्यादा दिन से बसे हुए हैं, उन लोग को निकालना जरा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोगों ने शादी वादी कर लिया झारखंड में और यूपी में। और कुछ तो मथुरा में एक 58,000 रोहिंग्याओं का UNHRC का कैंप है, वहां पर उनको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया मान गया था कि हम 58,000 रोहिंग्या को अपने यहाँ शरण देंगे, तो उनको तो हम नहीं निकाल सकते। वो भी एक कैसे निकलेगा धीरे धीरे, क्योंकि उनको अब वहां से बाहर, कैंप से बाहर जाके काम खोजना अलाउड नहीं। तो धीरे धीरे शक्ति बढ़ रही है। इंडिया के मुसलमान बहुत एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिविटी ऐसी है कि वो कन्फ्रंटेशन के मूड में आ गए। लगता नहीं होगा आपको, आप बिहार में हैं उतना नहीं लगता, हम यूपी में रहते हैं, दिल्ली के पास। पिछले 7-8 साल में काफी दब गए थे मुसलमान, अब फिर से मुखर हो गए। भले सड़क पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन अंदर में काफी उनका मीटिंग होता रहता है। मुल्ला मौलाना लोग इधर से उधर घूमते हुए नजर आते हैं। पूरा बुलंदशहर, अलीगढ़, दादरी, मैं दादरी से 2 किलोमीटर पर रहता हूँ। यहाँ पर मुस्लिम मूवमेंट बहुत एक्टिव हो गया। देखें इसका क्या होता है। हमको तो लगता है कि अभी तक तो पिछले 50 साल से हम लोग सह रहे थे, इस बार शायद नहीं सहे। उनका अगर आर्म्ड एक्टिविटी हुआ तो मार खाए।
मुजफ्फरनगर और उधर काफी शांत होगा, काफी लोगों को मार पीट कर ठंडा किया गया है। लेकिन दूसरे यूपी के एरिया में, नॉर्थ बिहार में, दरभंगा में, फुलवारी शरीफ में मुसलमान एक्टिविटी बढ़ रहा है। हमारे पुलिस के दोस्त, मैं भी 1 साल पुलिस में काम किया था, सब दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि 10 साल पहले तक जितना एक्टिव था, उसके बाद 7-8 साल तक थोड़ा सा कंट्रोल में आया, लेकिन अब उनके पास पैसा बहुत आ गया है, इसलिए एक्टिविटी वो बढ़ा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि बिहार में अब कुछ रायट दंगा हो सकता है। बस मेरा ऑब्जर्वेशन इतना ही है, देखिए आगे क्या होता है। बहुत अच्छा अच्छा। सर, आपने बहुत अच्छा अच्छा बताया सर, सर। ये थोड़ा सा इसमें भी बताएं कि जो अब इजराइल का जो अभी सीज फायर हो गया था हमास में, लेकिन 3-4 दिन पहले बहुत काफी संख्या में पैलेस्टाइंस वहां मार दिए गए हैं। इस पे ये ऐसा क्यों हो गया सर? नहीं, पैलेस्टाइन में तो देखिए, जो जो आदमी 2 जनरेशन मतलब 50 साल से, एक जनरेशन 25 साल का माना जाता है, हेट्रेड में रहा है और ऑक्यूपाइड रहा है, वो कभी रिकॉन्साइल नहीं कर सकता अपने नए फ्रीडम को। भले फ्रीडम मिल जाए उसको इसराइल से, उसको मन में भरा हुआ है कि इसराइल मेरा दुश्मन है, तो वो करते रहेगा अटैक। मेंटली अटैक करेंगे, फिजिकली थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन हेट्रेड, हमास का जो हेट्रेड है इसराइल के लिए, वो दिखता कम है लेकिन कम हुआ नहीं। ये होता रहेगा, इसराइल और हमास के बीच में ये टसल चलता रहेगा, क्योंकि हमास किसी भी हालत में इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनके ब्लड में ही ये घुसा हुआ है कि लैंड हमारा है, इसमें इसराइल जबरदस्ती आ गया। उनके जीन्स में ही है, तो उन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी इसराइल के साथ रहना। ये तो होता रहेगा, ये टाइम लगेगा, धीरे धीरे हमास एलिमिनेट हो जाएगा। धीरे धीरे वो लोग, हमास को कहा गया है कि आप लोग इजिप्ट चले जाइए, जॉर्डन चले जाइए, सीरिया चले जाइए, ईरान चले जाइए, सऊदी चले जाइए, कतर चले जाइए, लेकिन जाता भी नहीं। उन लोग कहता है कि हम यही रहे। अच्छा उसमें सर, आप यूएसए में भी एम्बेसडर रहे हैं, मेरा कोई तो विचार नहीं है, क्या होगा हम कुछ जी नहीं कर। नहीं सर, आप यूएसए में भी रहे हैं और एम्बेसडर, तो ये बताइए सर, ये जूस है क्या, और अमेरिका इतना जूस पे मेहरबान क्यों है, और दूसरे जूस देखिए, क्या ट्रम्प साहब एक्सेप्शनली जो हैं, इंटेलिजेंट है, इसे लेकर अमेरिका आप क्या नहीं, ट्रम्प कहेंगे? साहब, वो चाहते हैं कि लड़ाई उड़ाई किसी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि उससे इकोनॉमिक डिफिकल्टी होती है। अमेरिका को अननेसेसरी पैसा खर्चा करना पड़ता है इस लड़ाई को सस्टेन करने के लिए, पैलेस्टीन को दबाने के लिए। तो बोलते हैं कि ये पैसा हम अपने इकोनॉमी में क्यों नहीं लगाए, जो दूसरी जगह लगाए। वो एंटी वॉर पर्सन, ट्रम्प जो है बिजनेसमैन। कोई भी बिजनेसमैन जो है, पहले अपना प्रॉफिट देखता है, तब दूसरे का वैल्यू देखता है। तो वो चाहता है कि इसराइल या पाकिस्तान किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट अगर हो तो लो लेवल का कॉन्फ्लिक्ट हो, कि पैलेस्टीन को भी बना लें, क्योंकि उसको कुछ तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो करते ही रहेंगे खुराफात। उनके पीछे ईरान है, ईरान को भी पता नहीं चल रहा कि क्या करे। अपना पॉलिसी ऐसा है, ईरान किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन दुनिया ने उसको दुश्मन बना लिया है। इसीलिए ईरान जो है वो फंस गया है। उनके जो मौलाना है, वो तो 14th सेंचुरी की बात करते हैं, 13th सेंचुरी की बात करते हैं। उनको, उनके दिमाग में, उनकी डिक्शनरी में अमेरिका और वेस्ट तो कुछ है ही नहीं। और ये भी, ये फैक्चुअली करेक्ट है कि वहाँ के जो खामेनेई वगैरह हैं, उनको पता नहीं है कि अमेरिका कोई कंट्री है। उनको पता है कि गोरे लोग हमको मारना चाहते हैं। अमिताभ जी, आपके जरा म्यूट कर लें, आप अपना सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, ये अब जो जूस है, जूस को अमेरिका क्यों इतना सपोर्ट करता है?
चाहे आपके डेमोक्रेटिक हो चाहे रिपब्लिकन हो, क्यों है, क्या हमेशा क्यों सपोर्ट करता है? ये गिल्टी कॉन्शियस है। देखिए जूस जो है 1935 1940 तक पूरा दुनिया जू को हिट करता था। जो वेस्ट वेस्ट जो है, जिसको हिटलर रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट राइटिस्ट, उसने पता नहीं कितने 60 लाख, कोई कहता 6 लाख, कोई उतने जूस मारे। उसके बाद जो लड़ाई हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उनको थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस हुआ कि हम लोग अननेसेसरी, हिटलर के साथ आइडेंटिफाई किया वेस्ट ने। उन्होंने कहा कि हमारे एक आदमी ने अननेसेसरी जेनोसाइड जो किया है उसका हम बैलेंस करें, क्योंकि अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से ही एक ग्रुप है, ब्लैक और ये रॉथशाइल्ड ग्रुप, जो अमेरिका करीब 40% पैसा उनके पास है, वो जूस है। उन्होंने एक जू का कॉन्सेप्ट बनाया कि हमें लैंड दी, क्योंकि कहीं से गोरों से नहीं बनती है, मुसलमान से नहीं बनती है, चाइनीज से नहीं बनती है, इसलिए हम लोगों को एक नया लैंड दे दो। जो ओरिजिनल लैंड जो है इजराइल, तो उस समय अंग्रेजों ने, स्पेशली ब्रिटिश ने बहुत हेल्प किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया उसको, तो इजराइल बना 1948 47 48 हमारे साथ ही बना। तो वो एक अमेरिका को या वेस्ट को या यूरोपियंस को एक गिल्टी कॉन्शियस है कि हमने जूस को जेनोसाइड किया है, उसका वो पे बैक कर रहे हैं कि हम अब तुमको सपोर्ट करेंगे टू अनडू द मिसलीड। साइकोलॉजिकली यही गेम है। जूस और वाइट पॉपुलेशन है, उनमें कोई मेल नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका और वेस्ट यूरोप के वेस्ट में, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, बेल्जियम वगैरह को, वो अपनी हिटलर की गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। वेस्ट आइडेंटिफाइज विद हिटलर, भले हिटलर ने वेस्ट को भी मार्टा काफी तबाह किया था, यही है। लेकिन क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, अगर रूट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, तो क्रिश्चियनिटी की फाइट ही जूडाइज्म की थी। मुसलमान से ज्यादा क्रिश्चियन अगेंस्ट है जूडाइज्म के, जूस की। लेकिन वर्ल्ड धीरे धीरे बदल रहा है। स्मॉलर एनिमी इज बेटर देन ए बिगर एनिमी, वही है। लेकिन मेंटली, साइकोलॉजिकली, एथमोलॉजिकली, मतलब कि जूस एंड क्रिश्चियंस आर एडवर्सरीज। जो वेस्ट जो जूस को हेल्प कर रहा है, अभी का प्रेजेंट नेसेसिटी है, अदरवाइज क्रिश्चियंस एंड जूस में कभी मेल नहीं हो सकता। मुसलमान तो बाद में है। और सर ये जो इंडिया की क्या मतलब नीति है इजराइल की तरफ, क्या इजराइल से कुछ फायदा मिलता है इंडिया को? इजराइल से कारगिल युद्ध के समय बहुत फायदा मिला था। कारगिल में जो अपना अटैक किया था पाकिस्तान ने, अनप्रोवोक्ड, इंडिया को ज्यादा पता भी नहीं था। वो पाकिस्तानी सोल्जर्स द्रास तक चले आए थे, कारगिल डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है ये। उस समय वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, उनको ये बहुत शौक लगा कि वो तुरंत गए थे इस्लामाबाद, और मीनार जो उनका, उस पर उन्होंने फूल चढ़ाए थे जिन्ना के मजार पर। उनको ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा धक्का लगा कि हमने पाकिस्तान के लिए इतना किया, और उसने उसी समय अटैक कर दिया, विद इन 1 वीक। मुशर्रफ वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अरेंज किया था कारगिल का। तो खैर कारगिल में हमारी जीत हुई। उस जीत में इसराइल का बहुत बड़ा हाथ। पहली दफा हिंदुस्तान में, पहली बार वाजपेयी साहब ने
वहाँ इजराइल के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों को फोन किया, बोला कि हमें हेल्प चाहिए आपकी, 1 महीने नहीं, 1 हफ्ते नहीं, हमें कल चाहिए हेल्प। तो इजराइल ने भी रिस्पॉन्ड किया कि 48 घंटे में उनके 603 प्लेन, गोरिल्ला एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बॉम्ब्स वगैरह बड़े बड़े प्लेन में आए थे, श्रीनगर उतरे और उन्होंने 1 हफ्ते में जो इंडिया का लैंड कैप्चर हो चुका था उसको छुड़ाया, बॉम्बिंग किया। अमेरिकन ने इंडिया को हेल्प नहीं किया, तो बहुत रिमार्केबल है, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका से मांगा था कि हमें पाकिस्तानी ट्रूप्स की जगह बतलाइए, आपके सैटेलाइट में तो है। तो अमेरिका ने कहा कि हम अपना मिलिट्री सीक्रेट्स आपको नहीं देंगे। तो इसमें इजराइल ने भारत की मदद की। उनका अपना सैटेलाइट नहीं था, बट अमेरिकन सैटेलाइट पर उनका कुछ कंट्रोल था। तो अमेरिकन सैटेलाइट एंड चाइनीज सैटेलाइट को ट्रूप्स की पोजीशन पता थे, तो इजराइल ने इंडिया को इलीगल समझिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिया उस इंडिया को, हेल्प किया कि पाकिस्तान के ट्रूप्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पर उनका क्वार्टर्स है, मतलब जहाँ पर आर्म वगैरह रखते थे, उसमें हेल्प किया। इंडिया की जीत हुई, 527 हमारे आदमी मरे, पाकिस्तान के करीब 6000, जबकि लोग कहते हैं 1:10 मोर्टैलिटी था पाकिस्तान का, 10 टाइम्स व्हाट इंडिया लॉस्ट। इसलिए इजराइल, 2 कंट्री ने हमको हेल्प किया है जब हम डिफिकल्टी में थे। 1971 में रशिया और उसके बाद एक कारगिल। अब आगे शायद मौका ना आए, आगे अब ऐसा मौका हो कि हम ही किसी को हेल्प करें, वो समय आ गया। इसीलिए इजराइल, भारतीय लोग होते हैं बड़े ग्रेटफुल होते हैं, हमारे कल्चर में ही है। कोई किसी ने आपके फैमिली को मदद किया तो आप 7 पुश्त तक या कम से कम 2 पुश्त तक याद रखेंगे कि भाई हम मुसीबत में थे तो वो आदमी हमारे फैमिली को मदद कर दिया। ये भारतीयों में है। इसलिए मेरे हिसाब से यही लगता है कि रशिया और इजराइल ने इंडिया के खराब मोमेंट पर हेल्प किया है। फ्रेंडशिप कहिए या एक्नॉलेजमेंट ऑफ फ्रेंडशिप कहिए, ये नहीं टूटने वाला। इसलिए इंडिया इजराइल को सपोर्ट करेगा, इजराइल ठीक हो या गलत हो। रशिया को भी सपोर्ट करेगा, ठीक हो या गलत हो। इजराइल के बारे में तो यही कह रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमको लगता है राममोहन सर, आपके परमिशन से आपने जो बातें कही, मैं आपसे बहुत उम्र में छोटा हूँ, आई सैल्यूट यू, आई रिस्पेक्ट यू। एक एक बात अक्षर सा सच आपने कही है सर। मैं कुछ उसमें जोड़ देता हूँ सर, बस विथ योर परमिशन सर। नंबर 1, ये जो अमेरिका से जो सर जो 400-300 जो भी लोग आए सिकड़ में बांध के अगेन कोई इसमें सवाल नहीं, प्रूफ नहीं मांगेंगे। उसमें सर भारत का स्वार्थ यही था, भारत की सहमति से ये हुआ है। भारत दुनिया को दिखाना चाहता था कि देखो, आई मीन दुनिया को नहीं, अपने भारत में जो घुसपैठी है कि देखो अमेरिका हमारे लोगों को भेज रहा है, हम भी तुमको निकालेंगे। ये सर बहुत गुड़ बात है, मैं शेयर कर रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, कारगिल युद्ध में वो जो मिलिट्री चीफ थे, जियाउल हक, मैं नाम भूल रहा हूं, उसने बिना प्राइम मिनिस्टर को बताए पूरी जाल बिछा दी थी और प्राइम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की गलती नहीं थी, ये प्राइम मिनिस्टर की, मतलब हम क्या बोलेंगे, ये पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर का ये आई मीन आपस का मतभेद था। और कारगिल वार में जो हमारे साथ जो हुआ, वो एक चरवाहा के, मतलब उसकी बहुत गहराई में जाके बोल रहा हूँ, एक चरवाहा ने आके बताया, आई मीन हमारे इंडियन पोस्ट को, कि भाई देखिए ये तो बाहरी लोग यहाँ घुस आया है। उस चरवाहा के फीडबैक पर सारा एक्शन हुआ। और आपने बिल्कुल सही कहा सर,
कि इजराइल ने आउट ऑफ वे जाके पूरी मैपिंग करके इंडिया मांगा 1 रुपया तो इजराइल ने 100 रुपया का काम कर दिया, लाइक दैट। इस तरह इजराइल ने खुल के भारत को दिल खोल के मदद किया, और इसीलिए हम लोग कायदे से, आप गौर किए होंगे शुरू में कैजुअलिटी बहुत हुई, क्योंकि कारगिल पाकिस्तानी फौज थी ऊपर में, पाकिस्तानी, और हम लोग थे नीचे में। तो पाकिस्तानी फौज जो थी वो सबों को आतंकवादी कहा के वहां पर बैठाए हुई थी, जो कि बाद में सारा पोल खुल गया। तो आपके बात में मैं सर ऐड कर दिया। नंबर 3, यूक्रेन वार में सर क्या हुआ, जब बाइडन था तो बाइडन टेस्ला का जो स्पेस सैटेलाइट से सारा फोन को ट्रेस कर रहा था। जितने यूक्रेनियन फोर्स थे सबों के पास वो टेस्ला का आईफोन था। इससे और उसकी मदद से यूक्रेनियन फोर्स सारे रशियन लोगों को हरा रही थी। तो फिर उस समय चाइना जाके रसिया से मिल गया, चाइना ने रसिया को फीडबैक दिया कि आप जो यूक्रेनियन सैनिक को जान से मार रहे हैं तो सबके पास मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को वो आप जल्दी से पकड़िए और उसको यूज कीजिए वार में। तब उस मोबाइल फोन जो था टेस्ला का सैटेलाइट वाला, उस फोन से सारा रशियन पूरा ट्रैकिंग करके फिर यूक्रेनियन को हराना शुरू किया। जब बाइडन को ये पता लगा तो बाइडन ने कहा टेस्ला से कि भाई अब हमको जो हमारा जो यूक्रेनियन आईफोन जो रसिया ले गया उसको अलग करो। तो उस समय टेस्ला ने हाथ उठा दिया, कहा कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि हमारा फोन जो रशियन लोग ले लिया है हमारे यूक्रेनियन सोल्जर से उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी पर सर बाइडन में और टेस्ला में अनबन हो गया। अनबन माने हुआ कि टेस्ला ने हाथ उठा दिया कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास आई डोंट हैव एनी नो हाउ टू सेग्रीगेट द यूक्रेनियन फोर्स आईफोन एंड द रशियन कैप्चर्ड आईफोन। ये ऐसा तो हुआ है, लेकिन जितना आप कह रहे हो उतना इफेक्ट नहीं हुआ। ये स्टारलिंक का जो कनेक्शन है ये पिछले 1 साल से आया है, जब यूक्रेन हारने लगा था तब। यूक्रेन वॉर चली है 4 साल, उसके सेकंड हाफ के लास्ट क्वार्टर में ही ये स्टारलिंक जो एस्टैब्लिश हुआ था, प्रोड्यूसर ऑफ अमेरिका था, जिसको रशिया ने मतलब कि पायरेसी कर ली। स्टारलिंक का कनेक्शन जो था फॉरेन सोल्जर्स, मरे हुए सोल्जर्स से फोन निकाल के या उनके इक्विपमेंट जी। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि यूक्रेन ये आईफोन स्टारलिंक का चक्कर जो चल रहा था उससे पहले ही खत्म हो चुका था। छोटे से देश में 10 लाख आदमी मर गया, 1 मिलियन जी। रशिया का भी कम नहीं मरा, 2.5 से 3 लाख मरा। और रशियन यहाँ मेरा मैसेज ये था, यूक्रेनियन पॉपुलेशन भी 4 लाख मरी। तो बहुत तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, लेकिन खत्म हो रहा है क्योंकि यूक्रेन को जीतने का चांस नहीं है। दे हैव सरेंडर्ड। भले उसको कुछ नाम दे दीजिए कि ये हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, ये हो रहा है, बेसिकली यूक्रेन हैज सरेंडर्ड। यूक्रेन ने रशिया अभी भी जो मनमाय कर रहा, ब्रिटेन है और भी कंट्रीज हैं, पोलैंड है, इन्होंने सोचा कि हमारा जो मिस एडवेंचर था रशिया के अगेंस्ट में वो फेल हो गया आफ्टर $40-50 बिलियन। जी। तो उतना पैसा अगर यूरोप में लगाया जाता तो यूरोप की जीडीपी 3% ज्यादा बढ़ती। अब सबका नेगेटिव ग्रोथ हो गया इतना पैसा खर्चा करने पर। पैसा भी खर्च किया अमेरिका को देके, जितना आर्मामेंट्स ये नेटो ने थ्रू पोलैंड या जर्मनी और ब्रिटेन को दिया है वो अमेरिका को पैसा बनाया उस पर।
अपना सामान Yes. बेचा है, दूसरे कंट्री ने पैसा दिया है, तो अमेरिकन इकोनॉमी को हिट नहीं किया है, लेकिन जर्मनी और ब्रिटेन को बहुत हिट किया। जी, तो सर हाँ, ये एक बात हो गई। इसमें क्या हुआ सर, टेस्ला और बाइडेन में जो डिफरेंस हुआ उसका फायदा आपके ट्रम्प साहब को हो गया। टेस्ला ने तब पकड़ा ट्रम्प को और उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करना शुरू किया कि यदि बाइडेन फिर आ जाएगा तब टेस्ला को चलने नहीं देगा। तो ये सब सारी जो मतलब जो छन छन के बातें आई है वो मैं शेयर कर रहा हूं। इसीलिए अभी टेस्ला राज कर रहा है रादर ये। नंबर 2, ये जो इजरायली जो है ज्यूज ब्रेन जो है सर, अभी अमेरिका ज्यूज के ही पैसे पर सांस ले रहा है, चल रहा है, बुद्धि से चल रहा है, जो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बोलिए ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसीलिए ज्यूज को रादर इजराइल को अमेरिका कभी भी छोड़ नहीं सकता है किसी भी हालत में। और आने वाला समय में डिपेंडेंसी अमेरिका की इंडिया पर भी बढ़ने वाली है। इंडिया और अमेरिका ऑलमोस्ट अब हैंड इन ग्लव्स हो चुके हैं। ठीक है, टैरिफ होगा, वही जो आपने कहा बात सही है, प्लस माइनस होगा, वो अपनी जगह पर है, लेकिन दोनों में जो अंतरंग जो व्यापार का और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सामंजस्य है उसमें सर एक दूसरे को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। वो जो F-35 जो हम लोग नहीं लिए उसका कारण यही था कि अब F-35 यदि हम ले ही लेते हैं उसमें उसकी बहुत कीमत है, दाम। आपने जो कहा वो सही है, उसके अलावा मैं बोल रहा हूं तो अभी इंडिया लेके क्या करेगा, उसको यूज कहां करेगा? इसीलिए उसको इंडिया ने कायदे से टाल दिया है, क्योंकि यदि उसको हम लेंगे तो हम उसको अभी वार होने की कोई गुंजाइश नहीं है दूर दूर तक, तो उसको हम शो पीस में क्यों रखें? इसीलिए उसको कायदे से अभी अबेयंस में रखा गया है। नो भी मतलब एकदम नो नहीं कहा है, ठीक है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स हुआ। और इधर सर अपना भारत देश जो है सर, ये बर्मा में अभी जो सैकर जी जो पहले बोला करते थे, तो बर्मा में भी भारत घुस चुका है, बांग्लादेश में भी भारत घुस चुका है, पाकिस्तान का तो सर आप बोल ही दिए, मालदीव में भी भारत का ये है, लंका में भी भारत का इन्फ्लुएंस है, और जो मडागास्कर में जो चाइना का जो मिलिट्री बेस है उसको भी डिफंक्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है विद इन ब्रैकेट। ये सब अमेरिकन सहमति से ही हो रही है। ऐसा नहीं कि भारत अभी बिग बॉस नहीं बना है। जैसे हम लोग का जो आपने बहुत अच्छा कहा, हम लोग अपना अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन उसको हर काम बता के करते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी तो इसकी सूचना अमेरिका को दे दी गई थी। हम सर्जिकल स्ट्राइक उरी वाला अलग हुआ, बालाकोट अलग हुआ, ये सारा खबर अमेरिका को दिया गया। और हम लोग की भी विश्वसनीयता यही है कि हम लोग ने अमेरिका को ठगा नहीं, झूठ नहीं कहा, जितना कहा उतना किया। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट सर। और तीसरा एस्पेक्ट जो और है सर, अपना भारत जो भी होगा प्लस माइनस अभी रिसेशन, इसका फायदा भारत उठा को मतलब अपने आप होने जा रहा है। अपने आप होने की वजह यह है, हम लोग की टेंडेंसी किसी देश को ठगना नहीं, लूटना नहीं। जैसे अभी भी बहुत सारी चीजें सरफेस पे नहीं आती हैं। चाइना बहुत सारा गंदा काम कर रहा है, भारत के अंदर घुस के बिजनेस करके टैक्स नहीं देके भाग जाता है, वो अपना वाइंड अप करके। तो ये सब अभी भी चाइना और इंडिया में ट्रेड वार गुप्त रूप से चल रहा है और वो चलता रहेगा। और जो चाइना का जो हाल है सर, आई एम इस फोरम में शेयर कर रहा हूं, चाइना का जो अपना जो कम्युनिस्ट जो उसका ग्रुप है, जो उसके फोर्सेज हैं, जो भी हैं, वो लोग इतने करप्ट हो गए हैं, इतने करप्ट हो गए हैं कि उन जो मैं फिर कह रहा हूं, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो उनके आर्मी में है, डिफेंस में है, और जो बिजनेस कर रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, उन लोगों की करप्शन की पराकाष्ठा इतनी अधिक बढ़ गई है
इसके कारण चाइना भीतर भीतर खोखला होता जा रहा है। उसका फायदा भारत को इन द लॉन्ग रन होगा। तो मेरा मैसेज सर यही था, ये सब मैं खाली जानकारी दे रहा हूं कि जो भी ग्लोबल रिसेशन होगा, नहीं होगा, प्लस माइनस होगा, उसका फायदा भारत को होगा, क्योंकि भारत अपने सिद्धांत पर चल रहा है, कोई भी गंदा काम नहीं कर रहा है, कोई भी खराब काम नहीं कर रहा है। हाँ, चाइना बदमाशी कर रहा है लेकिन वो सरफेस पे नहीं आ रहा है, तो वो एक अपने जगह पर है। जैसे कल परसों 1.44 आई रिपीट ट्रिलियन दुबई ने सॉरी हाँ यूएई ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया है, ये अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। तो अभी भी जो ट्रम्प साहब हैं एशिया में, वही एक दुबई, एक इंडिया और जी सऊदी ने भी $6 बिलियन अमेरिका में लगाया। हाँ, सऊदी अरेबिया, यही इन लोगों के भरोसे चल रहे हैं। और ये कुछ, अब मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो रहा हूं, कुछ मदर नेचर का भी है सर, बैलेंस है कि इससे इंडिया को बहुत फायदा होने जा रहा है। चाइना भी डूबेगा सर, पाकिस्तान जो आप बोल चुके वो सच है सर, बांग्लादेश भी इंडिया के क्लच में आ चुका है रादर। तो अपना, मैं थोड़ा स्वार्थी हूं अपने देश के लिए, अपना भारत का भविष्य उज्जवल है सर। वर्ल्ड इकोनॉमी जो हो, हम लोग 2031 तक सुपर पावर बन जाएंगे सर। थैंक यू। ये हम बहुत सारी बातें नहीं बोल के बोल दिए। थैंक यू सर। अच्छा नागेश जी एक चीज बताइए कि रशिया और इजराइल हम लोगों को इतना सपोर्ट किया, अच्छा उतना सपोर्ट अमेरिका नहीं किया, लेकिन मोदी के समय में ट्रंप से जो दोस्ती हुई और उससे कुछ जो आशा बनी थी, उसको क्या मतलब इस बार आने के समय में उसमें क्या मतलब, क्या पॉलिसी का मतलब एक नेगेटिविटी कुछ दिख रही है, और नेगेटिविटी क्या मतलब क्यों किया ऐसा? और नहीं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी भी पॉजिटिव नहीं है, जिसको भी राममोहन साहब ने कहा कि उसके इस टेंडेंसी को भारत को सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा क्या है? तो सर अभी मैं बोल दे रहा हूं, ट्रम्प भी राष्ट्रवाद है, मोदी जी भी राष्ट्रवाद है, मतलब जो भी है, ट्रम्प मतलब रिपब्लिकन राष्ट्रवाद और बीजेपी राष्ट्रवाद। तो ट्रम्प साहब का ऐसा प्लान है, विद ड्यू रिगार्ड टू राममोहन साहब, ट्रम्प साहब अगली बार तो नहीं आएंगे। ट्रम्प साहब अभी से ही 1 साल के बाद रिपब्लिकन में एक किसी को खड़ा कर रहे हैं, वो भी प्लान हो चुका है, नाम अभी उसका सरफेस पे नहीं आया है, ताकि ट्रम्प साहब के बाद भी रिपब्लिकन का ही राज रहे। तो 4 साल तक सर अमेरिका इंडिया को बैक स्टैबिंग नहीं करेगा, गला नहीं दबाएगा, लेकिन वो अपना स्वार्थ देखेगा। और जिस ढंग से बाइडन लेफ्टिस्ट ये जो इंडिया को परेशान कर रहे थे, वो अब नहीं होगा। अच्छा, अभी जो नागपुर में जो सर आपका जो भी हुआ, कांड हुआ, फिर मैं इसकी बहुत लंबी कहानी मैं नहीं बोलूंगा, टिप ऑफ द आइसबर्ग मैं बता रहा हूं। जो इंडियन मुस्लिम लीग जिन्ना बनाया था, उसी का काउंटर पार्ट इंडिया में बना था। और फिर बाद में होते 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 सर एक पार्टी, नाम मैं अभी भूल रहा हूं, जो इंडियन काउंटर पार्ट मुस्लिम लीग पार्टी थी। मैं अपने चुनाव आयोग की यहाँ शिकायत कर रहा हूं। चुनाव आयोग में कोई पार्टी रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के चार्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पार्टी को हम नाम डी रजिस्टर्ड करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो वो एक अपने हिडन खतरा है अपने भारत के लिए, जो एक मुस्लिम पार्टी इंडियन पार्टी के नाम पर रजिस्टर्ड हो चुकी है, हालांकि वो अभी एक्टिव नहीं है। तो आपने गौर किया होगा, अपने देश में बहुत सारे सिम्मी हुए, पीएफआई हुए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हुए, बहुत सारे बैन होते गए। तो ये जो जितने पार्टी बैन होते गए सर, ये लोग दूसरे नाम से अपने
को उभारते गए और अलकायदा वगैरह सारे उसी के प्रोप हैं। तो मैं इसलिए नाम अभी सबका नहीं बोल रहा हूं। तो अल्टीमेटली इंडियन काउंटर पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग अभी भी भारत में जिंदा है, हिडन है। और नागपुर में जो हुआ है वो वही जो राममोहन साहब ने सही कहा, रादर आई एम नो वन टू इंडोर्स हिम, बट ये सच है। अभी ये सारी जानकारी भारत सरकार के पास है और भारत सरकार पूरे अलर्ट मोड में है। आप कहीं कुछ होगा तुरंत उसको क्रश कर दिया जाएगा। और अंदर अंदर से ममता बनर्जी भी डरी हुई हैं कि अब उनका अधिक नहीं चलेगा बंगाल में, क्योंकि हर जगह सेंट्रल भारत सरकार हर जगह एकदम अलर्ट है। और जो राममोहन साहब ने सही कहा, पकड़ पकड़ के हम लोग चुपचाप सबको निकालते जा रहे हैं। ये सब मीडिया उडिया बात नहीं आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा मैसेज यही है कि मतलब वी इंडियंस आर ऑन फुल्ली अलर्ट मोड। हाँ, चूंकि डेमोक्रेसी है तो हर चीज में देर होती है। आई रिपीट, अंधेर नहीं है। और जहां जहां भी है, अभी भी जो नागपुर में जो पकड़ाया है वो आदमी, वो बाहर का आदमी था। रांची में भी अभी जो भी होली हुआ तो मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, अपने भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं। तो हर जगह अलर्टनेस है। हर जगह जो इंडियन बेस्ड मुस्लिम्स हैं वो लोग बहुत पोलाइट हैं। कोई बाहरी फोर्स आगे जो पैसा आ गया है, वो ठीक बोल रहे हैं, जो पैसा आ चुका है अब आना बंद हो गया है, उस पैसे को लोग यूज कर रहे हैं। जो मेन जो वही जो पैसा आना बंद हो गया है, इसीलिए धीरे धीरे हर चीज कमजोर होती जा रही है। लेकिन चाहे केजरीवाल हो, चाहे मिस्टर एक्स हो, चाहे वाई हो, सारा इंफॉर्मेशन आपके आईबी को है, सीबीआई मतलब जो भी है कंसर्न एजेंसी को है। और ये लोग जो भी तुष्टीकरण वाले हैं, सबको फंड मिलता था, सबकी फंड मोर और लेस बंद हो चुकी है। मैं सॉरी टू यूज द नेम ऑफ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को डी कंपनी से गालियां डेली मिल रही हैं, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ये भी इंटरसेप्ट किया गया है। तो बस और मैं क्या कहूं, कुंभ को बदनाम करने के लिए बहुत कोशिश हुआ, कुछ लेकिन हो नहीं पाया। तो लाइक दैट अभी भी इस बार जो राममोहन साहब ने कहा बिहार में होगा, एकदम सही बात है। दंगा फसाद होने की पूरी संभावना है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। बाकी हर चीज जी आप क्या बोलना चाहेंगे? अमिताभ जी एक मिनट जरा। जो ज्योति साहब ने जो पूछा, मैं इस पर लौटना चाहता हूँ, क्योंकि राममोहन साहब को सुनना बहुत जरूरी है। जूस के बारे में साहब को जितनी जानकारी है, यूज पारसी इन इंडिया, यूज इन द वर्ल्ड, यूज को थोड़ा यदि हम समझेंगे, जो नागेश भी बोल रहे सब हम लोग ये विदित है कि अमेरिका को तो चला रहा है वही पैसा के मामले में। यूज का लगता है कि जो पैर में भी दिमाग है। तो और कैसे मनी प्लस अदर एडवांसमेंट किया जा सकता है, उसके रग रग में राममोहन साहब को हम जानना चाहेंगे, जो उमेश जी जो बोल रहे थे कि ओरिजिनली सर यूज और जिसको हम सनातन बोलते हैं, वो पॉइंट एक जैसा लगता है। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, जुडाइज्म या जूइश रिलीजन स्टार्ट हुआ था मोसेस से, मूसा, हजरत मूसा, उसके बाद अब्राहम से पहले शुरू हुआ था। उसी से दो रिलीजन निकले, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इसका सोर्स जो है सो जू है, तीनों रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी का, ओरिजिनल जूडिज्म एंड इस्लाम एक ही सोर्स से आया है, एक ही उनके परवरदिगार जो है एक ही है। उसके क्या हुआ है अभी उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन
जूस जो है 1% ऑफ अमेरिका है, बट दे हैव अबाउट 12% ऑफ अमेरिकन मनी। कि आप एक समझ जाइए कि आप एक आदमी हैं, आपका बगल का नेबर है, देखने में एक ही जैसा है, घर एक ही जैसा है, खाना एक ही खाते हैं, लेकिन उसके पास आपसे 12 गुना ज्यादा पैसा है, तो वो तो कंट्रोल करेगा ही आपको। आप नहीं भी चाहिएगा तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपने घर में कि वो हमसे 12 गुना पैसे वाला है। 12 गुना ताकत नहीं है, लेकिन 12 गुना पैसा है। तो जूस की पोजीशन यही है अमेरिका में। दे कंट्रोल द मनी, दे डोंट कंट्रोल द इकोनॉमी। लेकिन सर मैं आपकी अपना पैसा किस कंपनी में लगाना इस थॉट है, प्रोसेस को आर्मी में लगाना है, सादर लेबर में प्रणाम लगाना करता है, हूँ, बिल्कुल सच कहा एग्रीकल्चर सर। में लगाना है, ये जूस डिसाइड करता है। तो जू एक तरह से समझिए कि अमेरिका की आत्मा है। दिखता नहीं है, लेकिन जितने बड़े बैंक हैं अमेरिका के, चेन मैनहट्टन बैंक ऑफ अमेरिका या रॉथशाइल्ड कंपनी है, ब्लैक रॉक कंपनी है, ये 12% पैसा ओन करते हैं अमेरिका, बीइंग ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन। तो कुछ तो खासियत है जो में। उसे हिंदुस्तान में हम लोग स्टूडेंट डेज में कहते थे ना कि मारवाड़ी लोग है, देखो ये सब पैसा रखे हुए, अपने तो रहता है गरीब के जैसा, लेकिन पैसा गांठ में दबा के रखता है। तो जूस भी है ऐसे ही। जूस अगर कोई चीज नहीं चाहे तो नहीं होगा। जैसे कि कारगिल जो हेल्प किया था अमेरिका ने जूस में, वो अमेरिकन जूस के कहने पर दे हैव बीन वेरी गुड टू अस। उसी समय से हमारा रिलेशनशिप जो पहले बंद था, सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू भी हुआ उस समय। तो जूस तो समझिए कि भले उनका चलता नहीं हो पॉलिटिकली, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल एज फॉर अमेरिका। सिर्फ 2 कंट्री हैं जो जूस से अफेक्टेड है, दूसरे कंट्री में जू का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन सर अमेरिका वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अमेरिकन आर कंट्रोल्ड बाय द ज्यूज एंड दैट टू ओनली 20। इस पर थोड़ा सा हम लोगों को ज्ञान दीजिए। नहीं खान सर, अमेरिका वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता नहीं है, कर रहा है सर। एक मिनट सर को बोले। जी बड़ा मुश्किल है इसमें कहना, आप ही लोग समझिए कैसे। जूस जो है उन लोग लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन कोई उनका मेन जो घर वाला है, अगर उनकी सरकार अगर लड़ाई करना चाहे तो लड़ाई करती। इसमें एक ही थोड़ा एंटी थीसिस है कि जॉर्ज सोरस जो है वो भी जू है। ही गोज अगेंस्ट द जू प्रिंसिपल। वो मुसलमानों को हेल्प करता है, जो एंटी जू एरियाज है उसमें हेल्प लगाता है, और अमेरिका के अगेंस्ट भी हेल्प करता है। तो कुछ उसमें भी आप एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ में या फिलोसफी में हम जूस को अपना समानांतर समझते हैं। उनका जो डेवलपमेंट हुआ है सनातन धर्म से, उसी तरह जूस उसी समय से उनका एक ही टाइप ऑफ फिलोसफी। वी आर स्पिरिचुअली सिमिलर, not the same but similar, unlike Islam which is absolutely diametrically opposite, or Christianity which is also opposite of what Hinduism or Judaism says. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हर्ष जी आप क्या बोलना चाहेंगे? हर्ष जी, ग्रेट इकोनॉमिस्ट हर्ष जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? A very good evening, sir. A very good evening to the participants. Yeah, I just want to say good. regarding the internal security of India, there is an African proverb which says, when there is no enemy within, the enemy outside can do you no harm. Uh, So
नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट आई गेस दिस लाइन विल एक्सप्लेन अ लॉट. थैंक यू सर. Yes, you are absolutely right, sir. Absolutely right. And the Okay, temperature is rising. It was subdued for about 10 years, but it is rising again. As Pakistan breaks up, Indian people who are एब्सोल्युटली उनका दिल और आत्मा पाकिस्तान के साथ है, जो मुसलमानों में आधे मुसलमान वैसे हैं, उनका बड़ा दिल चल रहा है. वो कुछ भी करने को तैयार हैं हिंदुस्तान को हराने के लिए. इनसे बच के रहना पड़ेगा. दे कैन गो टू एन एक्सट्रीम. इस्लाम में फॉर आइडियोलॉजी इट इज नॉट रॉन्ग टू किल, सो दे आर फॉलोइंग दैट पाथ. and they will be killing Hindus only. Hindus are not understanding, no. Openly बोल रहा हूँ. जी जी जी, तब वही मतलब ही है. हाँ, और हिंदुस्तानी मुसलमान को क्या चाहिए? उसको मरा हुआ हिंदू चाहिए. तो अभी चाहिए, बाद में चाहिए, जहर खिला के मारे या डंडा मार के मारे, बट ही वांट्स टू किल हिंदू. औरंगजेब, सब मुसलमान हैं, औरंगजेब बनना चाहते. और जब ये खलिस्तानी और बांग्लादेशी पूरे मिल जाएंगे, मतलब इंडिया में, तो इंडिया का तो जीना मुश्किल हो जाएगा. इंडिया रह ही नहीं जाएगा. नहीं, हमारी सरकार अलर्ट है सर, हर जगह. मतलब रांची जैसे छोटे शहर जो नहीं, हम लोग इनसाइड में बात जानता हूँ. हम लोग बांग्लादेश के बारे में कहना चाहता हूँ, ये बहुत छोटा कंट्री है, इरिटेंट है. इंडिया उसको इग्नोर ही कर रहा है अभी तक. अपने ही मर खप जाएंगे. बांग्लादेश एंड ऑल्सो पाकिस्तान, ये अपने आपस में इतनी लड़ाई होगी कि दे विल नॉट फेस प्रॉब्लम फॉर इंडिया. ये एक पॉजिटिव बात आई है. भाविका, व्हाट यू वांट टू से? भाविका, अमिताभ जी, और मैं खुल के बोल दे रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का जो प्रोटेस्ट कर रहा है ये अशरफ ग्रुप है, मतलब एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम इसके अगेंस्ट जा रहा है. पसमानदा जो है, जो मुस्लिम का लोअर क्लास है, जिसको अशरफ क्लास एक्सप्लॉइट करता है, वो लोग दे आर लीस्ट बॉदर्ड फॉर दिस वक्फ बोर्ड, क्योंकि केवल अशरफ वालों ने ही गंदा काम किया है. बस मैं गंदा काम कर रहा हूं, उसे बहुत कुछ है. तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जो राममोहन सर बोले ठीक बोले, सब आपस में बरकत जाए. बहुत अच्छा लगा आपको, थैंक यू. ऐसे होना भी चाहिए. और ये अभय कृष्णन जी, व्हाट यू वांट टू से? अभय कृष्णन जी, हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये जो सर्वप्रथम सर, सबसे पहले सर मैं मोहन सर को प्रणाम करता हूँ. इतने बुजुर्ग और प्रतिष्ठित व्यक्ति से मैं अब आमना सामना हुआ बातचीत करने का मौका मिला है सर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. सर 2-3 चीज बातों पे मैं फोकस करूंगा. जैसा कि अभी जैसे यूक्रेन का और जो युद्ध की जो बात हुई, इसके एक रीजन है नाटो, जो बहुत बड़ा रीजन है. जहां तक मैं समझता हूँ कि जो रसिया का जो सीमा है टोटल 14 कंट्री से अटैच होती है. फिनलैंड, पोलैंड, इस्टोनिया, नॉर्वे, मंगोलिया, चाइना, साउथ कोरिया, छोटे छोटे पार्ट में 14 कंट्री से होती है. और नाटो की अगर बात करें तो आई थिंक अभी उसे टोटल 31 देश है, जिसमें कभी स्वीडन भी अटैच हुआ 4 मार्च 2024 में. तो 31 देश. रसिया के पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये सभी देश ने 14 वार फ्रंट खोल दिए तो शायद रसिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है. 14 वार फ्रंट पे एक साथ किसी भी कंट्री पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. और इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी नाटो. दिस इज द मेन रीजन को ये नहीं चाहता कि उसके पर कोई अटैक करे. उसके अपने इंटरनल प्रॉब्लम हो सकते, इकोनॉमिकल हो सकते, या जमीन का कुछ कमी है तो चलो अपने कंट्री के लिए कुछ जमीन कहीं से ले लिया.
जैसा सर ने बताया कि यूक्रेन भी रसिया का एक पार्ट है, भाषा एक है, सभी कुछ एक है, एक ही जमीन है। एक तो ये चीज है। सेकेंड, जो नागेश साहब ने बोला कि हमारा देश महाशक्तिशाली बनेगा पक्का बनेगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे सर, जो पृथ्वी पे 190-195 देश है, उसमें से 90 देश में भारत का वेपन सप्लाई होता है। और 2023-24 में जैसा मेरी जानकारी है, 22,000 करोड़ का बिजनेस किया है इंडिया ने। एवरेज में अगर आप देखेंगे तो सभी कंट्री के पास 150-200 करोड़ का एवरेज उसने बिजनेस किया। इट्स मीन्स कि इंडिया ये चाहता है कि उसके जो वेपन्स है कम मात्रा में ही सही, बट इंट्रोडक्शन के तौर पे इंट्रोडक्शन तो हो। तो वो एक चीज है। अभी एक आप देखें, अजरबैजान को भी उसने अपने वेपन्स को बेचे हैं। इस तरीके से होगा। और अभी इंडिया में और सबसे बड़ी चीज बन रही है सेमीकंडक्टर, जो कि किसी भी डिफेंस के लिए एक मायने रखता है, या किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मायने रखता है। तो आप ये देखेंगे कि इंडिया में टाटा की तरफ से सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट्स आया है, और उम्मीद करता हूँ आने वाले 2 साल में इसका प्रोडक्शन भी होगा। लेकिन अगर देश को ग्रोथ करना है तो एक चीज हमारे तरफ से एडवाइस है इस प्लेटफॉर्म के, तो इंडिया का अपना एक गूगल है तो नहीं, आप ठीक ठीक कहा, लेकिन आप इंडिया का जो प्रोग्रेस है उतना नहीं है जितना कि लोग चाहते हैं। अभी भी इंडिया अमेरिका से करीब 15-20 साल पीछे है, और चाइना से भी करीब 10 साल पीछे है। भले इंडिया का एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस हो रहा है, कि अभी भी थर्ड पावर बनने में इंडिया को 5 से 7 साल लगेगा, और अमेरिका चाइना को चैलेंज करने में 20 साल लगेगा। क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं ग्रो करेगा, चाइना और अमेरिका भी ग्रो करेंगे, भले लेसर रेट देन इंडिया। इंडिया इज इन द राइट पाथ और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। सेमीकंडक्टर में बहुत स्कोप है, लेकिन इंडिया में भी सेमीकंडक्टर बिजनेस चाइना में है इंडिया से 25 गुना बड़ा है। इवन ताइवान हैज ए बिगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देन इंडिया। ताइवान जो है पटना जिला के बराबर एरिया है। इसीलिए इंडिया तारीफ तो जरूर करनी चाहिए, वी शुड फील प्राउड, बट वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, फॉरेन हेल्प भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। थोड़ा सा घबराहट की ये बात है कि जो टॉप टेक्नोलॉजिस्ट है इंडिया के, वो इंडिया छोड़ के ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसीलिए इंडिया में थोड़ी सी वैक्यूम हो गई है हायर टेक्नोलॉजी पर्सनल। लेकिन हो सकता है धीरे धीरे ठीक हो जाए। जैसे कि इकोनॉमिक रीजन से लोग अच्छी सैलरी के लिए भागते हैं अमेरिका, अगर इंडिया में भी अच्छी सैलरी मिलने लगे तो रहेंगे। अच्छा सर, उम्मीद तो बहुत है, कौन देखिए कौन कितना से हम लोग पढ़ने वाला है, ऐसा क्या है? कौन कौन से कंट्री के इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लान और पॉलिसी में चेंज होने पर इंडिया के पर एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसा क्या है जो हमारा आज का मेन टॉपिक है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, राममोहन साहब, आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया, माइक म्यूट है। राममोहन साहब का माइक म्यूट है। हाँ। इंडिया को वर्ल्ड से बहुत कुछ चाहिए, वर्ल्ड को इंडिया से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, फिलहाल इसीलिए इंडिया को मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टेक्नोलॉजी बढ़ाना पड़ेगा, अपना इकोनॉमी जो है कि अपने टेक्नोलॉजी का वैल्यू ज़्यादा हो,
पर्सनल टेक्नोलॉजी में है उनको बेटर रिम्यूनरेशन मिले जो वो ब्रेन ड्रेन नहीं करे। जैसे तो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है लिटरेट लोगों की, इंजीनियर्स की, सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, बस इतना न चले जाएं कि इंडिया में कुछ नहीं बचे। ये भी एक डेंजर है क्योंकि बेस्ट ऑफ ब्रेन्स को अमेरिका खींच रहा है, कुछ दूसरे कंट्रीज भी ले रहे हैं। अब ब्रेन ड्रेन पर थोड़ा धीरे धीरे कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी जो अच्छे इंजीनियर्स हैं डिफरेंट सेक्टर में ट्रेन होते हैं तो बाहर भाग जाना चाहते हैं। इंडिया में वो वैक्यूम हो रहा है हाई टेक्नोलॉजी। डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा नजर आएगा क्योंकि DRDO और हमारे आर्मामेंट्स फैक्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अब पर्सनल की कमी हो रही है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले लोग भाग के बेटर पैस्चर्स में जा रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए पैसा ही, जब सरकार इतना फालतू पैसा इधर उधर में खर्च कर देती है तो कुछ अपने साइंटिस्ट लोग को भी पैसा दे। जैसे स्पेस एजेंसी में जितने लोग हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैलरी मिलती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उससे 20 गुना ज्यादा मिल जाएगा कोई दूसरा कंट्री उनको दे देगा। इसलिए इन लोग को भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, इस पर बहुत जोर से विचार भी हो रहा है क्योंकि स्पेशल कार्डर ऑफ एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी क्रिएट हो। अच्छा सर, ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और इंडिया के स्पेशलिस्ट को बाहर में बुलाया जा रहा है और इनसे प्लान पॉलिसीज और इनके मेंटल चीज को लिया जा रहा है, तो क्या पैसा दे के उनको मोटिवेट करके ये इंडियन ब्रेन जो है इंडिया के अगेंस्ट में भी प्लान कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। वही सरकार अभी तक नहीं सोचती थी कि यहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट है हाई लेवल का तो चला जाए बाहर, कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। लेकिन कुछ हायर लेवल का ब्रेन ड्रेन ज्यादा हो गया है पिछले 5-6 साल में, इसलिए इंडिया के अगेंस्ट में वो लोग प्लान कर सकते हैं। DRDO या दूसरे क्रिटिकल स्ट्रक्चर में भी जो 10-15 साल के एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं उन लोग भी अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं। ये नहीं कि देशद्रोह कर रहे हैं, अपना इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए वो बाहर जा रहे हैं। सरकार उनको रोक नहीं सकते क्योंकि क्रिटिकल एरिया में नहीं है। तो इंडिया में भी अपना एक एलिट टेक्नोलॉजी ग्रुप एजुकेटेड पीपल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लेके मेटलर्जी में, शिप बिल्डिंग में, DRDO में, ट्रांसपोर्ट में, रेलवे में कुछ अब इंडियन इतने अच्छे हो गए हैं कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाए, ये हमारी चाहत। कौशल्या जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कौशल्या जी, कौशल्या जी। यस सर, गुड यस 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 गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रम्प गवर्नमेंट है वो रसिया को सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि मतलब यूक्रेन के बिना क्या बोलते हैं कि बिना एग्रीमेंट, मतलब बिना उससे सलाह लिए कि हाँ ये जो है वॉर जो है रुकवा देंगे, और ऐसा लगता है जैसे कि रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इसमें आप क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि ट्रम्प और जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसमैन का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पैसा इसमें बर्बाद नहीं किया जाए जिसमें अमेरिका कोई फायदा नहीं। कहीं पर ऐसी जगह पैसा लगाओ कि देश को फायदा हो, उसके लोगों को फायदा हो, तो काम बने। यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका को नुकसान ही नुकसान है, पैसा जा रहा है। इसलिए अच्छा है कि दुश्मन से दोस्ती कर लो, लड़ाई कम से कम रोक दो। इतना जो पैसा उसमें खर्चा हो रहा है, पता नहीं $1 ट्रिलियन, कोई उसका हिसाब नहीं, लेकिन कम से कम $200-300 बिलियन तो खर्च हो चुका है। वो अगर नहीं खर्च होता तो उसको अपने साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में लगा सकता। तो ट्रम्प ये नहीं कि रशिया को फेवर कर रहा है, यूक्रेन को वापस कर रहा है। उसका मेन इंटरेस्ट है कि खर्चा रोको, इस खर्चा को दूसरी जगह लगाओ, उस खर्चा में डेवलपमेंट करो, सेमीकंडक्टर में, एग्रीकल्चर भी, या ऑयल एक्सप्लोरेशन में, या इन्फ्लुएंस इन अदर कंट्रीज। क्योंकि पैसा खर्चा करना यूक्रेन में
अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ा। सर, जो रिवर्स टैरिफ लगाने की बात हो रही है इंडिया में, सर इसके वजह से तो इंडिया को लॉस हो जाएगा ट्रेड में, नहीं, क्योंकि ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट दो चीज है। कैसे? मैंने बात की थी पर्सोनल की कि इंडिया में 10-15 साल से बहुत ज्यादा टेक्नीशियन लोअर लेवल के, मिडिल लेवल के, हाई लेवल के चले गए। 25 साल पहले जो सुंदर पिचाई वाला ग्रुप था वो चला गया और वहां सेटल हो गया। उसके बाद से जो एक्सोडस हो रहा है उसमें कम से कम 10% लोग अभी जो जा रहे हैं जिनको इंडिया में जरूरत है। इंडिया रोक नहीं सकती, रोक सकती है सिर्फ पैसे से, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी इज द कॉज ऑफ माइग्रेशन। उस माइग्रेशन को रोकने के लिए हाई लेवल कैसे डिस्टिंग्विश करेगी सरकार वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी फीलिंग हो रहा है कि बहुत स्किल्ड एंड क्वालिफाइड लोग बाहर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, उनको इंडिया में बसाना है। उसके लिए सरकार को कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ाइएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। कुछ ही लोग को ज्यादा सैलरी देते हैं, सब लोग को नहीं दे सकते, तो नौकरियां यहाँ खुली रह जाएंगी लेकिन मिलेगा नहीं। ये सब कंट्रोवर्शियल पोजीशंस हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उसमें सोचना पड़ेगा। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है तो किसी तरह से अपना खाता पूरा कर रही है, इतना सोच नहीं पा रहे। जितना डेवलपमेंट में लगा रही है पैसा वो काफी है, और नहीं लगा। पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, जितना पैसा है वो सब रेलवे में, डिफेंस में, आर्मी में, ट्रांसपोर्ट में, रोड लग रहा है। इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल रेल अगर एक साल डिले भी हो जाए लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्री दूसरी जगह लग जाए उसी पैसे में, वो बेटर है। ये मेरा विचार कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना कोई जरूरी नहीं है। प्राइमरी सेक्टर पर कुछ पैसा खर्च करो, जो गरीब लोगों को नौकरी मिले, छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिले, एजुकेशन बेटर हो। एजुकेशन का क्वालिटी घट गया है इंडिया में पिछले 5 साल। बिल्कुल। क्वालिटी एजुकेशन जो है अभी स्पेशली रूरल एरियाज का जो है वो बहुत ही बैड है। हम अर्बन एरियाज का बात नहीं कहेंगे, लेकिन रूरल एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन जो है कि एकदम ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लोग जो है कि बेसिक एजुकेशन की अगर हम बात करें इन अ प्राइमरी लेवल, तो अभी जो है 5-6 ईयर्स में बहुत ज्यादा कोविड के टाइम से स्पेशली बहुत डिक्लाइन हुआ है बेसिक एजुकेशन में स्पेशली। ये वही मैं कह रहा था कि जो पैसा रैपिड डेवलपमेंट में खर्चा किया जा रहा है उसको स्लो डेवलपमेंट में थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए। स्लो डेवलपमेंट होता है रूरल फैसिलिटी, रूरल एजुकेशन, रूरल मेडिकल फैसिलिटी, रूरल ट्रांसपोर्ट, रूरल वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा सा मेरे पास उतना पैसा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। आपने ठीक कहा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा घट गया है पिछले 5 साल में, क्योंकि एजुकेशन अब सिर्फ अर्बन सेंटर्स में हो गया है। विलेज सेंटर्स में, सेमी अर्बन में बहुत डिक्लाइन कर। थैंक यू सर। Thank you. Bhabika ma'am, Bhabika, you want to ask something? Bhabika? Bhabika? Yes, sir. Yeah. You are Yes, also. Yes, I only want to thank Jay sir because he has given a lot of important information about various various foreign relations, information about various foreign relations with our India and how we can strengthen our relations with other countries and how are the dynamics between our country and other countries that could be strengthened and how we can keep everyone with how we can maintain the relation with everyone while also developing our India. And also the point that Jay sir said that slow development is necessary, that I also agree, and that should happen because infrastructure is a great thing in our country, but we
also have to take the people who are marginalized people with ourselves. The people that can't have basic accessibility, accesses that can't have basic necessities, that they should be first. They should be the first priority in our India, and that after that, when they have the basic necessities, after that we can go to the top and we can develop a whole of our India, because our people are our should be our first priority. That what I think, sir. And very nice discussion from your side, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay, welcome. Very nice comment. Samuel, you want to say something? Samuel, last time you could not speak. यस सर, गुड इवनिंग आप सभी को। मुझे बस ये पूछना था कि हमारे इंडिया में जो सिचुएशन चालू है, मतलब जो साउथ इंडिया में हम लोग का जो था लैंग्वेज इशू कि हम हिंदी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? और सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमारी जो सिचुएशन म्यांमार के साथ चालू है, जो भी वहाँ पे रिबेल्स का जो सिचुएशन चालू है, तो इस पे भी आपका क्या कहना है? ये साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु में जो अभी हुआ है रूपी सिंबल के बारे में, ये पॉलिटिकल मूव है। आइडेंटिटी ऑफ तमिलनाडु में ये डीएमके अपनी आइडेंटिटी अगर नहीं एस्टैब्लिश कर पाई तो धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी को बीजेपी खा जाएगी। दे रियलाइज इट, द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म और व्हाटएवर यू कॉल इट इज ईटिंग इनटू द vote pattern of the DMK. So they have started this रिसेशन, मतलब कि वो रिसीड करने वाला जो है कि हम लोग इंडियंस नहीं हैं, हम लोग तमिल हैं एंड ऑल दैट फीलिंग दे डोंट अंडरस्टैंड बट दे आर डूइंग दैट। इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु को सेपरेट तमिलनाडु कंट्री नहीं बनेगी, वो बेकार में मुफ्त में मार खाएंगे। क्योंकि इफ दे डोंट स्टे विथ इंडिया, ऑल द प्रोग्रेस दैट दे हैव अचीव्ड विल गो डाउन द ड्रेन। बिकॉज तमिलनाडु की जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 40 साल में, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉर्थ इंडियन इन्वेस्टमेंट इन तमिलनाडु। बिकॉज तमिलनाडु छोटा सा एरिया है, proportionately their industry is much more than compared to other states. But these are political moves of trying to show that we are different from the rest of India. That is, I think, a gimmick which happens in Bihar also, which happens in UP also, and Gujarat also. I think it is a temporary phenomenon. As soon as the Tamil DMK win the elections again, which they will forget about it. And what about Burma? What was the second question was, Samuel? Sir, the Burma situation, will India collaborate with Burman rebels? About Burma, I have not great idea, but Burma is divided into 3 parts. One is the northern Burma, which is border with China. One is eastern Burma, which is border with Thailand, and western Burma, which is bordering with India. So there are 3 nationalities within Burma or Myanmar. Each one is aligned to the countries which are on board. Eastern Burma, which is now in power, the military junta is from the area which is bordering Thailand, and in the north, which is the tri-junction of India, China and Burma, where the Chinja people or Kuki people live. That is very poor, drug-infected and anti-India. But western Myanmar, which is the Arakan area, which is 1/3 of Burma, that is very pro-India, and for the last 50 years they have been trying to join with India. So let us see what happens. There have been some movement. Recently, the Mizoram Chief Minister represents the Burmese people in India, who live in
Mizoram, had gone to Rangoon or Yangon and met with a lot of leaders there who have shown interest in joining India. If not joined, at least they find a solution or a mutual understanding, like Balochistan is wanting to do with India. Because Burma is not one country, it's 3 countries made into one Myanmar. अरे वाह, Okay, sir. अरे Thank you so much, sir. we are very lucky that we got राम मोहन साहब, नहीं, चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी, बिकॉज खान साहब 8:30 बजे तक मतलब राम मोहन जी दिल्ली जी छोड़ना चाहते हैं, सो नाउ 8:45 बज गया, लेकिन ठीक है, एक अमृत बानी सर की हो जाए। चंद्रेश्वर खान साहब और हमारे बहुत प्रसाद साहब भी आए, अनुराधा जी भी आई थी, पता नहीं मणि कुमार दास भी आए थे, सब कोई चले गए, लेकिन ठीक है, प्रसाद साहब क्यों गए पता नहीं। आज हमारे स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट वही थे, चंद्रेश्वर खान साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने ज्ञान के खजाना से बहुत कुछ जाना, और आपने, हम सबों ने गौर किया होगा, और पहले भी हमने कहा है कि उपनिषद जो शब्द है उसका अर्थ होता है नजदीक में बैठना और गुरु से सीखना। उपनिषद के नजदीक में बैठ करके सुनिए, और एक सेशन रखा जाए। मैं धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि ये अनोखा मौका देते हैं हम लोगों को पूछने का। हाँ जी, और हम यदि खुल करके पूछेंगे to ask may be a moment shame, but not to ask and remain ignorant can be a lifelong shame. और ऐसे व्यक्ति हम लोगों के पास में आते हैं जिनकी पूछ है, और उनको पूछ करके हम बहुत ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। और जितना हम सुनेंगे उतना हमें फायदा होगा। तो एक सेशन का नाम, अमिताभ जी, पुराने जमाने में उपनिषद था, फिर रखिए उपनिषद, और वहाँ हमारे गुरु होंगे राम मोहन जी। हम लोग प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि इनके पास बेहिसाब भगवान ने ज्ञान दिया। आपने देखा, औषधिया को धन्यवाद कि किस तरह से एजुकेशन पर हम आ गए। आज यदि अमेरिका हमारे इंटेलेक्चुअल्स को पूछता है तो ये अभी का एजुकेशन नहीं है, पुराना एजुकेशन। अभी जो हमारे यंग एजुकेटेड हो रहे हैं उनको अमेरिका नहीं पूछेगा। तो वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर मेनी सिस्टम, so we need to be cautious for national development, for our own development, and we need to do our own SWOT analysis at this juncture कि क्या क्या चीजें हमें आगे ले जाती हैं और क्या क्या चीजें हमें पीछे खींचती हैं। और इसके सम्यक विद्वान राम मोहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जुड़े हुए हाथ, झुके हुए माथ और खुले हुए दिल से कि आपने हमारी हेड, हार्ट और हैंड तीनों को टच किया। थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू द वेल्थ मैनेजमेंट, थ्रू द पॉलिटिकल मैनेजमेंट एंड रियल वर्ल्ड, रियल लर्निंग। के बाद दुनिया को जब तक हम असली नहीं मानेंगे कि असली दुनिया में क्या होता है, जब ट्रम्प को पैसे की इतनी जरूरत पड़ गई तो हम कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये लर्निंग तो हम लोग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्याख्यानों के लिए, आख्यानों के लिए, और जो अथाह संपदा आपके पास भगवान ने दिया है उसको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी।
आप लोग के आशीर्वाद से ही ये सब हो पा रहा है। और मैं राम मोहन साहब से, जैसा खान साहब ने रिक्वेस्ट किया, अगले शनिवार का कार्यक्रम का नाम उपनिषद रखते हैं और इसमें हमारे प्रश्नों का जवाब राम मोहन साहब देंगे। इसकी अनुमति आप दे दें तो राम मोहन साहब। आप एक दे दीजिए कि हम लोग कम बोलेंगे तो सुनेंगे, बोलिएगा तुमको 1 महीना टाइम दीजिए, पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक, 1 महीना समय लेंगे, पढ़ेंगे। और ठीक है कौशल्या कुमारी, आप हमारा नंबर लिख लीजिए 790-359-5877 हम अपने सारे ज्ञानी लोगों को और अच्छे विद्वानों को पहचान लेते हैं और अपने ग्रुप में उनका स्वागत करते हैं। हमारे मेंबरशिप में कोई सर मैं यस सर मैं नंबर रिपीट कर रही हूँ 790-3595-877 नहीं, हाँ 790-359-5877 यस सर मैं भी वही बोल रही हूँ 7903595877। आप मेरे यहाँ आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में विद्वता है। अनुराधा मैम भी आई थी, झा मैम तो चली गई। थैंक यू सर मैं बहुत कुछ मैंने सीखा अभी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जान करके। नहीं अभी तो आप बहुत कुछ सीखेंगी, आप हमेशा रहिएगा। और ये भगवान का एक अच्छा संगम बनाया हुआ है जिसमें हमारे ज्ञानी लोग हमारे ज्ञान को वितरित करते हैं। और इसमें हमारे डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अगले इतवार को हो सकता है स्विट्जरलैंड से एक डायरेक्टर साहब बोलेंगे और रविवार शनिवार, अच्छा 1 महीना का समय राम मोहन जी ने मांगा है। उपनिषद प्रोग्राम एक हम लोग रखेंगे और कौशल्या में आप जिस विषय पे एक्सपर्ट हैं आप भी उस पे बोलेंगी। हम लोगों में कोई मेंबर फीस नहीं है और हम लोग बस अपने ज्ञान का आदान प्रदान और एक सत्संग करते हैं। आपने देखा होगा कितना ज्ञान हम लोगों को मिला और हर सप्ताह शनिवार रविवार को ज्ञान मिलता है। अभय कृष्णन जी सब कोई हम लोग फिर इकट्ठा होंगे। कल रमाकांत पांडे बक्सर से बोलेंगे, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आतिशबाजी से पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है और इसको कैसे रोका जाए। और अगले शनिवार रविवार को स्विट्जरलैंड और अमेरिका से बात हो रही है। ये 2 विद्वान यदि राजी हो गए तो हम लोग एक और सत्संग और एक अच्छा चर्चा सुनेंगे और ज्ञान वृद्धि करेंगे। हम सभी बुजुर्गों को चरण पर स्पर्श करते हैं और सभी यंग विद्वानों को बहुत बहुत प्यार देते हैं। और हम लोग फिर मिलेंगे। कल जरूर आइएगा, कल जरूर मिलिएगा। मैं कौशल्या जी को भी लिंक भेज दूंगा और सारे लोगों को लिंक भेज दूंगा और आज आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लूंगा। थैंक यू विनय जी भी बहुत खुशी जी को नमस्कार। थैंक यू। अब अमिताभ जी अगर संभव हो तो मुझे जरा इजाजत दीजिए, मुझे जाना है। तो बहुत अच्छा राम मोहन साहब बोलते हैं, बिना तैयारी के भी सर इतनी नॉलेज है। और सिन्हा साहब को है ना, एम्बेसडर सिन्हा साहब से भी आप रिक्वेस्ट कर ले सैटरडे के लिए सर। हाँ दिलीप सिन्हा से बात हुई थी, बेचारे को कुछ घर में काम पड़ गया था। जी उसे तैयारी तो की थी सैटरडे को तो आ सकते हैं। और आपके सर मुझे कहा कि इतनी नॉलेज है और हम लोगों को या इन जनरल तैयारी करने वालों को आपके आने से ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। थैंक यू। सभी को प्रणाम। कल फिर मिलते हैं। प्रणाम। खान साहब को इस पे